स्काईजी और आज मैं लेकर आया हूं सेकंड चैप्टर क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो आज हम लोग एक्चुअली देखो अब एग्जाम्स के बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं और अब है ये रिवीजन का टाइम। तो रिवीजन का टाइम में हम लोगों को करना क्या है, फास्ट फास्ट करना है। मैं चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझना है। नोट्स तो आपने बनाया ही होगा, आपने जहां जहां से भी पढ़ाई की होगी वहां से भी आपने नोट्स कंप्लीट किया होगा, लेकिन अब टाइम है आपको रिवीजन करना है, बेस्ट कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है क्या भाई? कंट्रोल मींस होता क्या है? कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। क्या करना भाई? कंट्रोल करना, नियंत्रित करना किसी को। ओके, और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? समन्वय। अगर समन्वय नहीं होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपकी बॉडी की जो पूरी दशा है वो खराब हो जाएगी। जैसे सिंपल सा बात आप समझो कि अगर किसी का ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है उनका ब्रेन, ठीक है, उनके ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, वो उल्टी बल्टी हरकत करते हैं। ये लाइक एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। और ये देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भाई है क्या, कैसे कंट्रोल होगा और किसको कंट्रोल करना है? तो सिंपल सा बात जानो कि हम लोग जो इन्वायरमेंट में कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, है ना, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक जा रही है, आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है ऑब्जर्वेशन। क्या काम काम है भाई? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। तो करोगे किसके थ्रू? तो हमारे पास आंखें हैं, है ना, और आंखों में ऐसा क्या है कि वो ऑब्जर्व करके टोटल इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेज देगा, है ना। हमारे कान में ऐसा क्या है जो सब कुछ सुन लेगा और फिर वो इंफॉर्मेशन भेज देगा। नोज में ऐसा क्या है, हमारे स्किन में ऐसा क्या है ना। तो बेसिकली ये आपने क्लास 5-6 में पढ़ा होगा, सेंस ऑर्गन। और यहां हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिसेप्टर्स। क्या पढ़ाने वाले हैं? रिसेप्टर्स पढ़ाने वाले हैं। तो रिसेप्टर्स हैं क्या? देखो यहाँ पे मेंशन भी मैंने किया हुआ है, रिसेप्टर्स ना, नर्व सेल विच इनिशिएट वेव्स इंपल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिकली आप समझ लो, ये देखो किसके भाई? रिसीविंग स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है कोई भी वर्क। क्या होता है? कोई भी वर्क इन्वायरमेंट में अगर हो रहा है तो कोई भी वर्क जो हो रहा है उससे क्या होगा? जैसे मान लो अगर तेज हवाएं चल रही हैं, है ना, या कोई बच्चा दौड़ रहा है, तो हम आप उसको क्या करते हैं? सबसे पहले अपने आंखों का यानी आईज ना, ईवाई, आई क्या है? रिसेप्टर है। आई के अंदर कौन सा रिसेप्टर है भाई? तो फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर आई के अंदर क्या है? फोटो रिसेप्टर है। और ये रिसेप्टर का काम क्या है? तो जो उसने देखा है, दैट मींस उन्होंने आंखों से क्या देखा? रिसेप्टर ने, फोटो रिसेप्टर ने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको भेजा किसके पास? तो इसके बारे में तो भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करना है कि कौन कौन से रिसेप्टर हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो कहां भेजते हैं, कैसे इनका कह सकते हैं कौन कैरी करता है और कौन ब्रेन तक पहुंचाता है। एक एक बातों को मैं क्लियर करने वाला हूं, एकदम लाइन बाय लाइन आपको बताने वाला हूं। बस आप बने रहो और एक एक करके देखो, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला तो हो गया फोटो रिसेप्टर। अगर आईज की बात करें तो आईज में फोटो रिसेप्टर है। ईयर में क्या है? ईयर में क्या है? यहाँ पर फोनो रिसेप्टर है। यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है? फोनो रिसेप्टर। ये सब आपने पहले पढ़ लिया होगा, मैं बस आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। फिर क्या है? नोज में ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है? ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। ओके, स्किन में क्या है? स्किन में क्या है भाई? तो टैंगो और थर्मो रिसेप्टर है, ठीक है। सबका फंक्शन क्या है? तो जनरली जो फंक्शन किसका है? जो फंक्शन आपके सेंस ऑर्गन्स के हैं वही फंक्शंस हैं। अब जैसे ये टच करेगा कोई तो ये फील कर सकता है उसको, है ना। स्किन क्या कर सकता है? फील कर सकता है। टैंगो रिसेप्टर क्या है? तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है कह सकते हैं, टेम्परेचर के लिए है। आपका आई में फोटो रिसेप्टर है देखने के लिए, नोज ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, स्मेल करने के लिए फोनो रिसेप्टर आपके ईयर में है, दैट मींस वो सुनने के लिए है। तो सबसे पहला काम होता क्या है? सबसे पहले तो होगा कि कोई कोई काम हो रहा है, कोई काम स्टिमुलस हो रहा है ना, एंड अर्जेंट टू सडन चेंज द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट व्हिच कॉज अ चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म और एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट्स। अगर कोई भी एक्टिविटीज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अचानक से कोई चीज गिरने लगा तो हम क्या करेंगे? उसको रोकने की कोशिश करेंगे, है ना।
ऐसा नहीं है कि हमें कोई कहेगा कि नहीं नहीं रोक लो, एट ए टाइम हम क्या करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जब भी कोई एक्शन होता है तो कुछ रिएक्शंस भी होते हैं, है ना। जब आप कुछ अच्छी चीजें देखते हो खुश हो जाते हो, जब कुछ बुरी चीजें देखते हो उदास हो जाते हो, तो ये सब रिएक्शंस है। तो स्टिमुलस क्या है, कोई वर्क है, कोई एक्टिविटीज है जो इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है, और थ्रू द रिसेप्टर हम क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ओके, फिर क्या होता है भाई, तो रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स होगा, द चेंज इन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द स्टिमुलस, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, एक्सप्रेशन में चेंजेस आ सकते हैं, और क्या हो सकता है, कुछ एक्शन के प्रति आप रिएक्शन दे सकते हो, है ना। फिर है क्या, रिसेप्टर्स, ये तो आपको बता ही दिया, वेव इंपल्स टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन रिसीविंग स्टिमुलस। दो चीजें और, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी यहां आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आता है इफेक्टर्स। तो मसल्स और ग्लैंड विच कंट्रैक्ट secrete substance on receiving the impulse from the brain or spinal cord, ठीक है। इफेक्टर्स क्या होगा, वहां पे कुछ सीक्रेट होंगे सबस्टांसेस ना, जो रिसीव करेंगे इंपल्स फ्रॉम द क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आगे अभी हम आपको बताने वाले हैं बहुत सारी चीजें, तो फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम भी देख लेंगे, फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम ये क्या है भाई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। चलिए, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ओके, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, बहुत दिक्कत है, हाँ अब ठीक है। चलो, तो बेसिकली फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स, किसके थ्रू, टोटल इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करा रहा है। फिर एक कंट्रोल एंड हार्मोनाइज ना, हाँ हार्मोनाइसिस ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी, एग्जांपल रनिंग एंड राइटिंग ना, इनेबल अस to remember, think and reason and regulate involuntary activities such as breathing and other, ठीक है, beating of heart, breathing ना, ये सब जो एक्टिविटीज हैं ये सब फंक्शंस हैं। कैसे वर्क कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा उसके सबसे स्मॉल यूनिट को, स्मॉल यूनिट को, सबसे स्मॉल यूनिट क्या है भाई, तो न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं और समझते हैं, चलिए चलिए समझ लेते हैं न्यूरॉन, ठीक, ये देखो यही वो न्यूरॉन है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे आप बोलते हो ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, वैसे ही जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों है, किसका, नर्वस सिस्टम का। किसका है भाई, नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब देखो काम कैसे करता है, पहले ये समझना जरूरी है कि ये न्यूरॉन काम कैसे करता है। ये है डेंड्रॉन्स और ये है डेंड्राइट्स ना, इसको बोलेंगे, ये तो साइटोन मेंशन है ही, ठीक है, ये सेल बॉडी है, ठीक है, एक मिनट, चलिए, तो ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी है, है ना। ये आपको पता है एक्सॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल है। तो होता क्या है, ये डेंड्राइट्स जो है ना, ये डेंड्राइट्स जो है वो करते क्या है, रिसेप्टर से, अभी मैंने आपको क्या बताया था रिसेप्टर्स के बारे में, फोनो रिसेप्टर आई में, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर नोज में, और स्किन में टैंगो और थर्मो रिसेप्टर्स, है ना। ये जो रिसेप्टर्स हैं वो उनका काम क्या है, उनका काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करके डेंड्राइट्स को देना। डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस, और ये पूरा बॉडी, ये पूरा कहलाता है सेल बॉडी,
ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये आप देख रहे हो, इसको हम लोग न्यूक्लियस के साथ है इसलिए इसको साइटोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये आपको यहाँ पे नहीं बताया गया है लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो है ऊपर वाला जो कवर है ना, ये मिसलेनियस शीथ से ढका हुआ होता है ना। और उन मिसलेनियस शीथ का काम क्या है भाई, तो उनका काम है कि जो इंपल्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो सीधे वे में जाएं, वो इधर उधर ना हो, ठीक है। और उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पे आ जाता है और यहां पे एक और न्यूरॉन बना लो आप, एक और न्यूरॉन बना लो, मान लो चलो खराब सा न्यूरॉन, ठीक है। तो इसके जो डेंड्राइट्स होंगे ना, इसके जो डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है, इसके जो डेंड्राइट्स होंगे ना वो भी रिसीव करेंगे। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कैसे होगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसको बोलते हैं हम लोग सिनेप्टिक गैप, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक गैप बोलते हैं ना। और ये जो है सिनेप्टिक नोब्स हैं, ये नोब्स हैं, है ना। तो अभी इसके बारे में डिटेल तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा ही, लेकिन सबसे पहले यहां समझ लो, ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सिनेप्टिक नोब्स हैं, यहां से जब इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर होता है तो यहां पे इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांस MITER न्यूरोट्रांसमीटर। इसका नाम क्या है भाई, एसिटाइल कॉलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कॉलिन, जो क्या करता है, ट्रांसमिट करने में इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने में हेल्प करता है। समझ में आया। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कैसे शुरू होगा भाई, एक बार फिर से मिटा के शुरू कर देते हैं, बता देता हूं मैं आपको कि सबसे पहले हमारा शुरू होगा स्टिमुली। क्या होगा, स्टिमुली ना, स्टार्ट होगा। उसके बाद रिसेप्टर्स, उसके बाद डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट बोल सकते हो, उसके बाद या डेंड्राइट्स, और उसके बाद कहां जाएगा भाई, तो सेल बॉडी, है ना। और सेल बॉडी के बाद ये पूरा एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा है, स्टार्ट कहां से हुआ, स्टिमुलस, वहां से रिसेप्टर ने रिसीव किया, उसके बाद इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट्स ने, रिसेप्टर से डेंड्राइट्स में गया, डेंड्राइट्स से सेल बॉडी, सेल बॉडी से फिर क्या हुआ, वो एक्सॉन टर्मिनल के पास यहां न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कॉलिन रिलीज होगा, और कह सकते हो कि वो क्या करेगा, दूसरे न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के गैप को फिल कर देगा। और गैप को जब फिल करेगा तो जो इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिक इंपल्स है, वो क्या होगा, दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, चलो यहां देख लो, यहां पे क्या कहता है, द थ्री मेन पार्ट of neurons are cell body, dendrites, axon. Now it has well defined nucleus and granular cytoplasm. It has well defined nucleus ना, न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ओके। फिर क्या कहता है, डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी, द एंड portion of the axon have swollen bulb like structure which store
न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं यहां पर, न्यूरोट्रांसमीटर को रखते हैं एक्सॉन के लास्ट में ना, और वहीं से रिलीज होगा और वो क्या करेगा, दो गैप को, सिनेप्टिक गैप को फील कर देगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? विजिबल है ना? एक बार रुको देख लेते हैं। चलो चलो ठीक है, विजिबल हो रहा है। और इसके बाद न्यूरॉन्स तो आपने देख लिया ना, न्यूरॉन्स में कोई डाउट है? न्यूरॉन में कोई भी डाउट है तो बता देना। न्यूरॉन को फिर से समझ लो, एक छोटा सा न्यूरॉन मैं यहां आपके लिए बना देता हूं। ये देखो, फिर से मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूं सबका। ठीक है, ठीक है, ये है डेंड्राइट्स, ये है आपका ये पूरा मान लो सेल BODY बॉडी, इसको थोड़ा इरेज कर दो, इसको पार कर दो। ठीक है, ये आपका एक्सॉन है ना। ठीक है, ये है आपका साइटोन बोल लो। ठीक है, जो भी बोलना है बोल लो। और इस पर होता है मिसलेनियस सीथ, और क्लास 7-8 में आपने पढ़ा होगा, इसको सजवान सेल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यूं समझ लो कि यहां रिसेप्टर जो हैं, रिसेप्टर्स को डेंड्राइट क्या करेगा, भेजेगा इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट से सेल BODY, सेल बॉडी, और सेल बॉडी से फिर क्या होगा भाई, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और यहां से फिर अनदर न्यूरॉन, फिर से डेंड्राइट, डेंड्राइट ऑफ अदर, ठीक है, न्यूरॉन्स। तो ये जो है ट्रांसफर करने का एक तरीका है। क्या चीज ट्रांसफर करने का, ये ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिक इंपल्स का, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो बता दो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए, ये आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। चलो ठीक, अब आ जाओ, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इसमें इंपॉर्टेंट, वह है रिफ्लेक्स एक्शन। ये है क्या भाई, जैसे अचानक से कभी कभी क्या होता है कि आप पे एक सांप आ जाए, गिर जाए कहीं से, तो आप कहने आते हो क्या, कहने आते हो क्या कि भैया भाग जाऊं, दीदी भाग जाऊं, तुम अपने आप दौड़ने लगते हो, और जितनी तेज तुम नॉर्मल दौड़ते होगे ना, उससे ज्यादा तेज दौड़ते हो। अगर अचानक से तुम्हारे ऊपर एक बिच्छू रख दिया जाए तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? अचानक से एक छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? बस यूं समझो कि अगर तुम्हारे लाइफ में कभी ऐसा हुआ है तो याद करो कि तुमने किया क्या था। तो जो सडन एक्शन होता है, अचानक से स्पॉन्टेनियस जो सडन एक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। समझ में आ रही बात? ठीक, कहता है इनवॉलेंट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली आर टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री कहते हैं। कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसे आप क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये समझ लो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ, जैसे ब्रेन की ही बात कर लो तो आगे क्या है? फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरिब्रम जनरली क्या करता है? थिंकिंग पार्ट को करता है। ये सब ब्रेन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं पहले रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स अर्क के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड, अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? स्पाइनल कॉर्ड। क्या होना चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड ना। द पाथ ट्रेवल्ड बाय द इंपल्सेस ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स अर्क। जिस पाथवे पर एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, वो पाथवे क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स अर्क कहलाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स अर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। जैसे देखो मैंने क्या बताया था, पहले स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन, है ना, फिर क्या हो गया? अफरेंट यानी सेंसरी ना, नर्व फाइबर, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी आएगा, है ना, और उसके बाद एफरेंट यानी मोटर नर्व फाइबर, फिर मस्कुलर ग्लैंड, और फिर क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन बाय लाइन एक्शन दिख रहे हो आप, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, रुक जाओ, यहां से शुरू करो ना। स्टिमुलस 1, इसको कर लो 2, यहां आ जाओ 3, यहां आ जाओ 4, और यहां आ जाओ 5, और यहां आ जाओ 6, और ये आ गया लास्ट में रिस्पॉन्स 7। ये 7th स्टेप्स में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, और इस पाथवे को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स अर्क बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स अर्क की बात करें। एग्जाम्पल, व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू विथड्रॉ योर हैंड्स फ्रॉम इट इमीडिएटली। आप अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अचानक से टच कर लेते हो, चाय की प्याली को टच कर लेते हो, या फिर गर्म तवे को टच कर लेते हो, कढ़ाई को टच कर लेते हो, देहात में जो समझ लो गर्म लोटा को टच कर लो, कुछ भी कर लो, तुम जिसको टच करोगे अचानक से कोई कहने नहीं आएगा कि तुम्हें गर्म लग रहा, हटा लो। हीट जैसे ही आपके बॉडी में आपके टेम्परेचर के सहने की क्षमता से ज्यादा होगी, ऑटोमेटिक आप अपने हाथ को हटा लेंगे, है ना। अगर अचानक से सांप दिख जाए तो तुम भागना शुरू कर दोगे, अगर तुम पर झपट जाए तो और जल्दी। देख के तो कम लोग भागते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर गिर जाए एक सांप, एक छिपकली गिर जाए, बिल्ली कूद जाए, तो होगा क्या? उस समय होगा तुम्हारा असली रिएक्शन और एक्शन, है ना। और तुम उस समय इतनी स्पीड में भागोगे, जैसे तुमने देखा होगा एक मूवी में सनी देओल ने कहा कि भाई ये बुढ़ाऊ जो थे, इनमें इतनी शक्ति आई कहां से कि इन्होंने 6 फीट के दीवार लांघकर जो है वो भाग गए, जहां पे कुछ गुंडे बदमाशी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। तो भाई उसको यही समझाना है कि एट ए टाइम होता क्या है कि जब आदमी सडन एक्शन में रिफ्लेक्स एक्शन करता है ना, तो उस समय वो अपनी एबिलिटी से ज्यादा कर जाता है। समझ गए कैसे? अगर अचानक से सांप दौड़ जाए ना, तो तुम इतनी तेजी से दौड़ोगे, जितना तेजी से तुम्हें ऐसे दौड़ने को बोला जाए तो तुम नहीं दौड़ोगे, है ना। तो ये फर्क है रिफ्लेक्स एक्शन और नॉर्मल एक्शन में, है ना। क्या है भाई? सेवरिंग व्हेन इट टू कोल्ड, स्वेटिंग व्हेन इट टू हॉट। अगर आप क्या करेंगे? सेवरिंग व्हेन इट टू कोल्ड। अगर कभी कभी आप देख लेना कि अगर बहुत ठंडा चीज को भी आप टच करो तो अपने हाथ को हटा लेते हो। बहुत ठंड होने से भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना। ठीक है, और क्या है? डायलेशन ऑफ द पिपल्स ऑफ द आई लुक इन द डार्क एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कभी कभी ये भी है, आप अगर डार्क एरिया में जाते हो तो अपने आंखों क्या करते हो? ज्यादा खोलने का प्रयास करते हो, चीजें आसानी से दिख सके। ठीक है, और क्या है? व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट डिश योर माउथ वाटरी। अगर आप कोई ऐसा चीज स्मेल करते हो जो आपका फेवरेट है, तो आपका माउथ में जो है वाटर आ जाता है। ये भी एक क्या है? एक्शन ही है ना। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस के क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, एकदम कंफर्म कर लो, एक बार बोर्ड पे देखो चीजों को देखो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं कि क्या होगा। चलो अब आ जाओ। वो तो हो गया, मैंने स्लाइड चेंज कर दिया है ना, वो स्लाइड वहीं तक था।
ठीक है, चलिए, तो अब हमें बात करना है कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें कौन कौन से पार्ट है भाई? तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो कैसे? सबसे पहले हमें देखना है ब्रेन। क्या देखना है? द ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल एनिमल। ऑल एनिमल से क्या है? लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल एनिमल ना। ब्रेन इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल एनिमल्स। चलिए, अब देखते हैं कि ब्रेन में पार्ट्स कितने हैं। सबसे पहले तो समझो कि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहां पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस, और पहला है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला, और दूसरा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्रंट है, फ्रंट कहां है भाई? देखो, देख लो, तो फ्रंट एरिया ये है, फ्रंट एरिया ये है ना। फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना। तो एक बात जानो कि जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, वो क्या कहलाता है? सेरिब्रम। और वो लार्जेस्ट यानी 80% पार्ट है आपके ब्रेन का, जो क्या है? सेरिब्रम। और ये इसका काम क्या है? इसका काम क्या है भाई? तो ये फ्रंट वाला जो लोब है, सेरिब्रम जिसको कहते हैं ना, रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट रुकेगा। चलिए देखिए, चलिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, बेसिकली यूं समझ लो कि 80% इसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। ओके, 80% पार्ट जो है वो सेरिब्रम का है, और वो उसका काम क्या है? थिंकिंग। क्या है? थिंक, ING, थिंकिंग, सोचने का काम है। इसका काम क्या है? सेरिब्लम, पिनियल ग्लैंड्स, ये जो आप देख रहे हो, एक एक को मार्क कर रहा हूं मैं, बताओ क्या है? ये देखो मास्टर ग्लैंड, मास्टर GLND, इनका काम क्या है? टोटल जितने ग्लैंड्स हैं सबको कंट्रोल करना और उनको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, जैसी नाम आता है, इनवॉलेंट्री एक्शन। इसका जब भी नाम है बैलेंस, ये बॉडी पोस्चर को बैलेंस करने का काम करता है ना। तो ये काम है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों क्या है? डेनसेफ्लॉन। जब हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन अभी डिटेल में चलेंगे तो वहां आपको बताएंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन देखेंगे, है ना। तो इतना पहले समझ लो कि फ्रंटल पार्ट ये जो है फोर ब्रेन, ये इसमें दो पार्ट हैं। इसमें कौन है भाई? सेरिब्रम है। और सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम और डायनेसेफ्लॉन है ना। इसमें सेरिब्रम और डायनेसेफ्लॉन है। चलिए, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, चलिए उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहां देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं। इट इज वॉल प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम और द स्कल। इसको हम लोग जो आउटर लेयर है, ये जो लेयर आप देख रहे हो, है ना, ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैनियम, CRANIUM। ठीक है। फिर कहता है देयर थ्री मेम्ब्रेन्स कवरिंग द कॉर्ड कवर द ब्रेन ना। क्या है? थ्री मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड मैनिंग्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनिंग्स। ये जो कवरिंग है ना, तीन मेम्ब्रेन से जो ढका हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनिंग्स। आउटर लेयर किसको बोलेंगे? क्रैनम। किससे बना हुआ है आउटर लेयर? क्रैनम। ओके, नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ द मैनिंग्स इज कॉल्ड मैनिगेट्स, मैनिगेट। नेक्स्ट वन, द स्पेस बिटवीन द कवरिंग
membrane, central space of the brain and central canal, the spinal cord, एक मिनट रुक जाओ, हाँ देखो, the spinal cord filled with cerebrospinal fluid, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये किससे भरा हुआ होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। और 3 प्राइमरी रीजन ऑफ द ब्रेन आर फोरब्रेन। कौन कौन रीजन है भाई? तो पहला है फोरब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन। देख लो, ये है 1 2 और ये 3, ये लो 3 2 1, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 3 पार्ट है, द 3 प्राइमरी रीजन, फर्स्ट वन फोरब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन, थर्ड वन हिंड ब्रेन, ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बता दो। इस ब्रेन में ये आउटर पार्ट, ये जो सामने वाला पार्ट है, ये है आपका फोरब्रेन। क्या है? फोरब्रेन। ठीक है, ये फोरब्रेन है ना। इधर आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबलम, है ना, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये वाला पार्ट, ये आपका हिंड ब्रेन है ना। और मिड ब्रेन कहां है भाई? मिड ब्रेन ये वाला पार्ट, ये देखो मिड ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल में लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए रुक जाओ, सेरिब्रम, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। चलिए देखो, तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन में ब्रेन शुरू हो रहा है, फिर है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन की बात करो, सेरिब्रम, डायनेसेफ्लॉन, डायनेसेफ्लॉन के 2 पार्ट्स, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम में सेरिबलम, पून और मेडुला ऑब्लंगेटा। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन फर्स्ट, सेकंड मिड ब्रेन, थर्ड वन हिंड ब्रेन ना। और अगर हम बात करें टाइम, ठीक है, तो सेरिब्रम और डायनेसेफ्लॉन बोथ आर द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और डायनेसेफ्लॉन का 2 पार्ट है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगर हिंड मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में जनरली आपको मिड ब्रेन का काम कंट्रोल, दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाना है ना। उसका और भी डिटेल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 10 आपको चलना है। सेरिबलम बैलेंस करने का काम करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। बेसिकली ये वॉलंटरी एक्शंस को देखता है, ये इनवॉलंटरी को देखता है, ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके पार्ट्स के बारे में। चलो, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में फर्स्ट है सेरिब्रम, इसको थिंकिंग पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कहता है डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर connected to each other by the corpus callosum. The wall have an outer cortex or inner medulla. The cortex contain cell body of the neuron and grayish in color, hence it is called gray matter. And the medulla consists axon and the nerve fiber and is called white matter. ठीक है, मेडुला क्या क्या है भाई? एक्सॉन ऑफ द नर्व फाइबर कॉल्ड व्हाइट मैटर। ये जो व्हाइट मैटर है ये क्या कंसिस्ट करता है? एक्सॉन कंसिस्ट करता है। एक्सॉन ऑफ द
नर्व फाइबर्स, एक्सॉन ऑफ द नर्व फाइबर्स। ठीक है, इस हमारा ब्रेन भी तो पूरा न्यूरॉन्स का जाल ही है ना, समझ रहे हो। तो सेरिब्रम का बेस्ट काम क्या है, थिंकिंग। क्या काम है भाई, थिंकिंग करना, सोचना। जैसे ही जब हम लोग सोचते हैं तो ऐसे करने लगते हैं, अरे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। ये क्या है, ये एक आपने अपने सेरिब्रम को टच किया है और कोशिश कर रहे हो याद करने की। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है सेरिब्लम। ठीक है, ये क्या है भाई, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम ना, इट हैज नंबर ऑफ फ्यूरोज ना। सेरिब्लम का काम क्या है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, बैलेंस करना। जैसे अभी मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है, अभी मैं चल रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं, ये सब चीजें जो है वो कंट्रोल करता है सेरिब्लम। ठीक है, थर्ड वन है मेडुला ऑब्लंगेटा। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल एंड इट रफली ट्रायंगुलर, इट कंटिन्यू बिहाइंड द ब्रेन ना, कंटिन्यूज बिहाइंड द ब्रेन एज द स्पाइनल कॉर्ड एंड इंजरी टू द मेडुला ऑब्लंगेटा रिजल्ट इन डेथ। अगर भाई मेडुला ऑब्लंगेटा में चोट लगा तो आपकी डेथ पक्की है ना, समझ रहे हो। तो अगर सेरिब्लम में लगा तो सारा जो है फंक्शन हिल जाएगा। जो बैलेंस कर पा रहे हो, चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, ये सब हिला के रख देगा ये। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होगा भाई, डेथ तो होगा ही ना, कॉमन सी बात है। हार्ट बीट इससे कंट्रोल होता है, आपका ब्रीदिंग इससे कंट्रोल होता है ना। ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम इन्हीं का है, और इन्हीं का अगर काम तमाम हो जाए तो आपको तो जाना पक्का है ना। तो ये समझ लो कि ये जो पूरा ब्रेन का जो टोटल एक्सप्लेनेशन है आपको समझना है। शॉर्ट टर्म में मैंने यहां बताया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बी नंबर। एक तो ब्रेन था, बी है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड extends from the medulla oblongata down almost whole length of the backbone and it at the second lumbar vertebrata, एकदम सबसे लास्ट में एंड करता है। ठीक है, लंबर वर्टिब्रेटा के पास। एंड द ग्रे मैटर is on the inner side, white matter is on the outer side of the spinal cord. white matter कहां होता है, आउटसाइड होता है, और ग्रे मैटर कहां होता है, इनसाइड होता है। ठीक है, अब देख लो, the spinal cord is responsible for the reflex below the neck and it conduct the sensory impulse from the skin and muscles to the brain. It conduct motor response from the brain muscles of the trunk and limbs. बेसिकली यूं समझ लो कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब वहां तक जाती है तो उसके प्रति जो काम होता है, मसल्स को ऑर्डर करता है। ठीक है, वहां जो मोटर न्यूरॉन्स है उनको ऑर्डर आता है और वो मोटर रिस्पॉन्स देते हैं, और ब्रेन जो है वो क्या करता है, जैसे ये सब क्या है, ये मस्कुलर मूवमेंट ही तो है। ये कैसे हो रहा है, मैं चाह रहा हूं तो हो रहा है ना। ये क्या है, एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही तो हो रहा है। मैं ब्रेन से ऑर्डर कर रहा हूं कि हाँ मुझे हाथ ऐसे ऐसे करना है, मुझे बोर्ड पे लिखना है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है। ठीक है, अब ये देख लो बोर्ड पे क्या है भाई, पिंक प्रिक्स, हॉट, टच टच इट इज ये देखो रिसेप्टर स्किन, स्किन में टच हुआ है ना। अब ये देख लो एक्सेशन न्यूरॉन्स है ना, फिर व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रल और वेंट्रल रूट्स। ये देखो हो क्या रहा है, आगे समझो, पहले रुक जाओ। तो ये जो पूरा है आपका इफेक्टर मसल्स, मसल्स पे आके यहाँ पे क्या होगा, यहां से ऑर्डर हुआ, मसल्स पे वर्क होगा, यहाँ पे आप मूवमेंट करोगे, है ना। ठीक है, अभी रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स आर्क में आपको हैंड का एक एग्जांपल देके भी आपको समझाएंगे हम लोग। ठीक है, ये समझ लो एक आपका स्पाइनल कॉर्ड से कैसे कंट्रोल होता है वो मैंने बताया है। ठीक है, व्हाइट मैटर ये रहा। ठीक है, व्हाइट और ग्रे मैटर देख लो कहां पे है, या इनर साइड है, इनर, और ये आउटर साइड है, आउटर साइड। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा एक टीएस है, समझ लो। ठीक है, चल आगे देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, क्या है भाई,
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व विच कैरी इम्पल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ए सोमेटिक नर्व और क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है और सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को करता है कंट्रोल। ये दोनों पार्ट किसके हैं? इसके पार्ट हैं, ठीक है। और ये किसका पार्ट है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेकंड है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ही मैंने इसमें रखा हुआ है, सारी चीजें मैंने नहीं रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे हमें काम करना है, तो हमें करना है, बस ये समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नास्टिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक पढ़ा होगा ना, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, क्योंकि अब टाइम नहीं है बाबू, अब हमें उन चीजों पर ही काम करना है जो नास्टिक मूवमेंट जैसे इंपॉर्टेंट चीज है। नास्टिक मूवमेंट से सवाल आता ही आता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन रिस्पॉन्स। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, इतना डिटेल में यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबू प्लांट्स के भी हार्मोन्स होते हैं और उससे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वहां पे होता है, और उन्हें हमको बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन, ठीक है। और इसमें कौन है? ऑक्सीन है, जिब्रे एबीए है, अब एस्पेरिक एसिड, और क्या है? जिब्रेलिन है, और क्या है भाई? साइटोकाइनिन है। चलो ठीक है, ये तो देख लेंगे। साइटोकाइनिन है, बोर्ड पे अभी उतना स्पेस नहीं है, मैं बता देता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हमें इसको पूरा करना है, ठीक है। कौन कौन है? ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन कह सकते हैं, और एक आपका क्या है? जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक ना, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है कि चलिए एक मिनट, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट आर शोन बाय द फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स एंड पेटल्स। यहां पे नास्टिक मूवमेंट दिख सकता है। एग्जांपल ले लिया गया है डेजी फ्लावर क्लोज एज अ डस्क ओपन अ ड्राई डे ब्रेक द मे बिफोर रेफर टू द स्लीप मूवमेंट ना। दिस रिस्पॉन्स however should not be confused with thigmotropism, as the folding of leaves always occurs in the same direction irrespective of the direction of the stimulus। देखो बेसिकली आप समझ लो कि नास्टिक मूवमेंट क्या है? वाटर का मूवमेंट है ना। जैसे मान लो कि अगर कोई चीज है, ठीक है, जैसे कि डेजी फ्लावर क्लोज एट द डस्क एट द ओपन डे ब्रेक ना, वो अपने आप को क्लोज कर लेता है, दे बी रेफर टू बी स्लीप मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स हाउएवर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड ना, और विथ थीमोट्रोपिज्म। थीमोट्रोपिज्म क्या है? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑलवेज अकर्स इन द सेम डायरेक्शन में फोल्ड होता है एंड इररिस्पेक्टिव टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। तो 2 टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट है, पहला है फोटोनास्टी और दूसरा है नेसेसिटी, आई थिंक, हाँ। तो फोटोनास्टिक मूवमेंट इज द लाइट एंड डार्क फेज ऑफ द डे ना, उसको बोलते हैं। एंड फ्लावर ऑफ प्राइमरोज ब्लॉसम ड्यूरिंग द इवनिंग बट क्लोज ड्यूरिंग द डे। बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, जैसे एग्जांपल है पैरिमरोज ना, प्राइमरोज ब्लॉसम ना ड्यूरिंग द इवनिंग बट क्लोज ड्यूरिंग द डे, जस्ट अपोजिट हो रहा है ना। फिर क्या है भाई? फोटोनास्टी इज द मूवमेंट in response to dark, certain part of the plant such as leaf and flower take of different posture at having night than in a day। जैसे एग्जांपल के लिए leaves of the rain tree fold by nightfall। देखो जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें फोटोट्रॉपिज्म का एक, तो वहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा? जैसे आप देख लो सनफ्लावर, सूरजमुखी,
जैसे सन निकलता है तो वो उसकी ओर मुड़ता है, ऐसे मुड़ जाता है उसकी साइड, ठीक है, टुवर्ड द लाइट्स है, ये एक फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। टुवर्ड द लाइट्स क्या कहलाएगा? फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, ठीक है। फिर क्या है भाई, चलो ये देख लो, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, आप जितना फास्ट चलोगे उतना आपके लिए जरूरी है। चलो, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ क्या है भाई? द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस नोन एज ट्रॉपिज्म। कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है किसमें, किसी प्लांट में, किसके टुवर्ड्स में? फ्रॉम द स्टिमुलस, कोई भी एक्शन के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रॉपिज्म कहलाएगा। इसमें पहला एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट प्लांट पार्ट टुवर्ड अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट के साथ हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? फोटोट्रॉपिज्म, बिकॉज शूट्स ऑफ द मोस्ट प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के साथ जो मूवमेंट हो रहा है, लाइट के तरफ जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा भाई जियोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, टर्म्ड एज जियोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के तरफ यानी रूट का मूवमेंट आप बोल सकते हो। रूट जो है वो किसके तरफ मूव करता है? डाउनवर्ड ग्रो करता है ना, वो अर्थ के साइड में जियोट्रॉपिज्म है ना। ये कॉमन सी चीज को आपको समझना है, फास्ट चलना है, एकदम समझते जाना है। जहां डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट वन, थर्ड कहां चला गया? थिग्मोट्रॉपिज्म। देखो अभी थिग्मोट्रॉपिज्म की बात आई थी, है ना, थिग्मोट्रॉपिज्म की बात आई थी अभी, फिर से आ गए हैं थिग्मोट्रॉपिज्म के पास। चलो, थिग्मोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली caused by physical ना contact with solid object termed as थिग्मोट्रॉपिज्म। weak stem plant use twining stems and tendrils to climb the other plants। जनरली देखो थिग्मोट्रॉपिज्म आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कोई प्लांट जो है जो लता वाला होता है, जैसे आप बात कर लो किसकी, लौकी, पंपकिन, वो ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ता है ऊपर की ओर, है ना। और प्लांट ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड देम सपोर्ट, हेंस ट्वेनिंग स्टेम एंड टेंड्रिल्स पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक। वो क्या है? पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक है। ये थिग्मोट्रॉपिज्म हो गया, समझ में आया? चलो आगे है हाइड्रोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स ऑफ वाटर, वाटर के तरफ मूवमेंट हो रहा है, वाटर के साथ मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द वाटर, दैट मींस कह रहा है कि द रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ मॉइस्चर एंड हेंस पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। वो क्या करते हैं? रूट्स जहां मॉइस्चरस होता है एरिया, उस तरफ जल्दी ग्रो करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट वन है कीमोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट हो तो बता दो कि ट्रॉपिज्म आप पढ़ रहे हो, ट्रॉपिज्म में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां से सवाल आना है भाई, ये तो पक्का है, कोई ना कोई एक सवाल पूछ ही जाएगा, पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ये देख लो, चलो हार्मोन्स भी यहाँ पे मेंशन है, हार्मोन से एक सवाल कंफर्म होता है, हार्मोन से एक सवाल कंफर्म है, ठीक है, कुछ ना कुछ 1 नंबर 2 नंबर का आना ही है। ऑक्सीजन का क्या है? AUXINS, प्रमोट ग्रोथ, ग्रोथ को प्रमोट करेगा, सेक्रेटेड बाय द सेल प्रेजेंट इन द टिप ऑफ स्टेम, है ना, एंड रूट्स। सिंथेटिक ऑक्सीजन आर यूज्ड टू हॉर्टिकल्चर, सिंथेटिक ऑक्सीजन का कहां यूज होता है? हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में यूज होता है। हॉर्टिकल्चर क्या है भाई? तो क्या है? रेयरिंग या कह सकते हो फ्लावर के लिए, मानो ना फ्लावर, जैसे एपीकल्चर होता है, सेरिकल्चर होता है, वैसे ही हॉर्टिकल्चर होता है। फ्लावर के का एक बड़ा सा बागान बनाना, है ना, फ्लावर लगाना, फ्लावर की देख रेख करना, है ना, उसमें सब कुछ आ जाएगा हॉर्टिकल्चर में। दूसरा है जिब्रेलिन्स, प्रमोट द सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रेक द सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी यानी कवर को ब्रेक करने में हेल्प करता है। स्टिमुलेट इलोंगेशन ऑफ शूट, ठीक है। नेक्स्ट वन है साइटोकाइनिन, प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट, सेल डिवीजन करेगा, डिले एजिंग ऑफ लीव्स
एंड प्रमोट ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, यानी ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा में कौन हेल्प करेगा? साइटोकाइनेन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलो लास्ट वन है एब्सिलिक एसिड, ABA भी इसको बोलते हैं, ABA। ठीक है, क्या है काम भाई? एक्ट एज द ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, एंड इट प्रमोट द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि हार्मोन से, ये फाइटो हार्मोन्स से एक क्वेश्चन तो बनना है, यहां से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्लांट हार्मोन कंट्रोल सम एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड प्लांट सच एज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, स्टेम इलोंगेशन। ठीक है, ये सब जो है वहां से होना है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये चैप्टर आई थिंक मुझे लगता है कि खत्म है। मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क बता दिया, उसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ ब्रेन बता दिया, एकदम बेसिक चीजें याद रखो। सबसे पहले फिर से ओवरव्यू बता दे रहा हूं 2 मिनट में। पहला है रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूं तो सडन एक्शन, सडन एक्शन कंट्रोल किससे होगा भाई? तो स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करोगे, तुम्हारे ऊपर सांप गिर जाए, छिपकली गिर जाए, अचानक से जान जाने वाली हो, तुम ऐसे भागोगे जैसे कभी जिंदगी में भागे नहीं, ये है सडन एक्शन। ठीक है, और उसका जो पाथवे है, जैसे मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस दैट मींस क्या? कोई वर्क हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपके जो रिसेप्टर्स हैं उसको रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन को, उसके बाद किसको भेजेंगे? डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स किसका पार्ट है? वो एक आपका पार्ट है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट है, अब उसके भी बॉडी पार्ट्स हैं। अब उसमें क्या होगा? तो डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का यूज करेगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई डाउट है? उसके बाद वो सिंपल सा जानो, सेंसरी न्यूरॉन से फिर वो जैसे ही ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाएगा, वो तो टोटल आगे मैं बताऊंगा, ये अभी हाफ ऑफ द चैप्टर कह लो इसको आप, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जल्दी समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट मैंने बताया आपको फोटोट्रोपिज्म का, जियोट्रोपिज्म का, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, ये ट्रोपिज्म का पार्ट है। टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द वाटर, टुवर्ड्स द ग्रेविटी जो हो रहा है वो ट्रोपिज्म उसके साथ जोड़ दो, तो जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाना है। ठीक है, चलो इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से पढ़ लेना, ब्रेन के बारे में पढ़ लेना, हाइपोथैलेमस और एक और हो गया थैलेमस, बोथ आर द पार्ट ऑफ डायनेसेफ्लॉन। सेरिब्रम का तो पता ही है, सोचने का काम करता है। सेरिब्रम का काम है पोस्चर, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, सबके लिए। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम ऑल द इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट ना, स्नीजिंग, वोमिटिंग, सब यहीं से होता है। कभी कोई पूछ देता है वोमिटिंग कौन कंट्रोल करेगा, लिख देना मेडुला ऑब्लोंगेटा। डन, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।